हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ट्यूटर्स। नाउ दिस इज दृष्टि वर्तिया और आज हम बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमिक क्लास 10 ज्योग्राफी एनसीईआरटी सीबीएसई से रिलेटेड। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द टर्म टू एग्जामिनेशन इन द 10th सीबीएसई बोर्ड as well as the MP board. Now we talk about the index one. First of all, we talk about the production axis countries, interlinking production axis countries, foreign trade and the integration of the market, and what is globalization, factors that have enabled globalization, World Trade Organization or WTO, and impact of globalization in India, the struggle for a fair globalization, and conclusion. Now, first of all, we talk about the definition. So, in एज अ कंज्यूमर अगर हम देखें आज के युग में और आज के टाइम पे हमारे वर्ल्ड में विश्व में किस तरीके से वर्ल्ड वाइड कौन कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज हमारे लिए इम्पोर्टेंट और हम चॉइस कर रहे हैं उस चीज के लिए. Now, go for the days then when amendment or the when ambassador and the Fed were the only cars on Indian roads. Today's Indians are buying cars produced by the nearly all the top companies in the world. अगर हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक देखें लाइक हम जब कुछ अच्छे एम्बेसडर के बारे में पढ़ते हैं देखते हैं तो हम डायरेक्टली उस कार के बारे में जाते हैं कि विच वन इज द एम्बेसडर. और अगर ये एम्बेसडर है लाइक विराट कोहली, लाइक अदर्स, हम लाइक स्पोर्ट्स पर्सन और अलग हम देखें तो बहुत सारे ऐसे ब्रांड एम्बेसडर हैं जो अलग अलग कार कंपनीज के लिए वर्क कर रहे हैं. ऐसे ही हम अट्रैक्ट होकर उन एम्बेसडर से अट्रैक्ट होकर हम उस कार के बारे में सोचते हैं, बाय करने के लिए सोचते हैं और इसलिए टॉप कंपनीज जो है हमारे वर्ल्ड में अराउंड बढ़ती ही जा रही है. अगर हम बात करें अ सिमिलर एक्सप्लोजन ऑफ द ब्रांड्स कैन बी सीन फॉर मेनी अदर्स गुड्स फ्रॉम द शर्ट्स टू द टेलीविजन टू परचेज द फ्रूट जूस एंड ऑल. और बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट हमें जैसे कि रेगुलर टेलीविजन पर हम देखते हैं कि हमें लाइक किस टाइप की शर्ट जूस पीना चाहिए, लाइक शर्ट के जूस के एंड अदर हम बहुत सारे ऐसे आइटम्स के देखते हैं जो अपने अपने ब्रांड को एक्सप्लोजन करने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए टीवी पे एड देने लगते हैं. कुछ अगर वाइड रेंज की बात करें तो हमारे मार्केट में रिलेटिवली बहुत सारे ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिनकी वाइड रेंज स्टार्ट हो गई है. सो अपार्ट फ्रॉम दैट हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज, क्या क्या प्रोडक्शन हमारी कंट्रीज में किए जा रहे हैं. अगर हम इमरजेंस ऑफ द एमएनसी या हम पहले एमएनसी की इमरजेंस को देखते हुए कुछ सिचुएशंस के बारे में बात करते हैं. इन टिल द मिड 20th सेंचुरी, अगर मिड 20th सेंचुरी आफ्टर द 19th सेंचुरी की बात करें, इसमें बहुत सारी कंपनीज और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने कंट्री लेवल पे वाइडली क्या करा है, अपने प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया है. कुछ कॉलोनीज टाइप मीन्स कॉलोनीज लाइक अलग अलग कंपनीज ने अपने अपने कॉलोनीज फॉर्म कर दिए. लाइक इंडिया एक्सपोर्टेड रॉ मटेरियल एंड द फूड स्टफ, ये इम्पोर्टेड फिनिश्ड गुड्स के अंदर आता है. और अगर हम कुछ मैनल चैनल्स की बात करें जो दूसरी कंट्रीज को भी कनेक्ट करता है, दूसरे ट्रेड को भी कनेक्ट करता है, तो हमें बिफोर एमएनसी इसके अंदर देखना पड़ेगा. सो व्हाट आर दे, कौन कौन सी हैं ये. सो व्हाट आर एमएनसी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द एमएनसी क्या है. तो एमएनसी क्या है, एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है. ये एमएनसी के अंदर आता है. ये मोर देन वन नेशन मीन्स एक से ज़्यादा नेशन में काम करता है. इनके ऑफिसेस, फैक्ट्रीज जो प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा चीप लेबर और अदर रिसोर्सेज पे भी काम करते हैं. इनका एम क्या होता है, इनका एम ये रहता है कि ये लो कॉस्ट प्रोडक्शन करें लेकिन बड़े प्रोफाइल पे मीन्स जितने बड़े प्रोफाइल पे अगर कोई काम करेगा तो उतने कम कॉस्ट पे मीन्स उतना चीप होगा. ऑब्वियसली चीप होगा तो क्या होगा, पर्सन टू पर्सन क्या रहेगा कि नहीं भैया यहाँ पर हमें ये चीज़ सस्ती मिल रही, लाइक ग्रैंडरीज हो गया, आपके यूटेंसिल्स हो गए, आपके होम प्रोडक्ट्स हो गए, आपके हम बोल सकते हैं कि एडेबल प्रोडक्ट्स हो गए या खाद्य पदार्थ हो गए. तो ये सारी चीज़ें आपको क्या होने लगेंगी, आपको लो कॉस्ट दिखने लगेगी. बट एमएनसी क्या करती है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है ये क्या करती है, तो मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर क्या करती है, ये देखती है कि वो किस तरीके के रेट कोट कर रहे हैं, कौन सी कोटिंग है, इनकी रेट की क्या कोटिंग है, ये
ये अलग अलग मीन्स ये प्रोडक्ट कहाँ पर डिज़ाइन हो रहा है, जैसे यूएसए में प्रोडक्ट डिज़ाइन हो रहा है, चाइना मैन्युफैक्चर कर रही है, इंडिया इसको दिमाग दे रही है भैया, स्किल्ड इंजीनियर्स का इसके स्किल्स जो हैं ये इंडिया से मिल रहे हैं। ये प्रोडक्ट जो है ये मैक्सिको, ईस्टर्न यूरोप, फाइनली ये प्रोडक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड भी क्या हो रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें कहाँ से होती है, ये एक ग्रेट ब्रेन होता है। मीन सिंपल सी बात है, आप जितना अमाउंट इन्वेस्ट करोगे तो उससे क्या होगा, उससे आपका जो आउटपुट निकलेगा वो बहुत ही ज़्यादा लो कॉस्ट का निकलेगा। मीन्स लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर पीपल्स ये देखते हैं कि सबसे सस्ता कहाँ मिल रहा है। एक ब्रांड एम्बेसडर, एक ब्रांडेड कंपनी भी दूसरे प्रोडक्ट को क्या करेगी कि सबसे सस्ता कहाँ मिल रहा है। तो सस्ते के चक्कर में क्या होता है कि लोग अपने ब्रांड को बना लेते हैं। मीन्स जो चीज़ जितनी हाई रहती है वो कभी ब्रांड नहीं बन सकती। ये लोग क्या, ये इनमें क्या रहता है, ये पहले सबसे सस्ते पे जाते हैं, फिर धीरे धीरे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। कम्युनिटी मीन्स सिंपल सी बात है, रीबॉक, एडिडास, ये सब क्या है, ये पहले लो कंपनी, लो कॉस्ट पर स्टार्ट हुई थी। धीरे धीरे इन्होंने अपना लेवल बढ़ाया, जैसे जैसे ये ब्रांडेड हो गई वैसे वैसे ये महंगी हो गई। पहले क्या था, पहले इन्होंने अपने जीरो से मीन्स जीरो अमाउंट से, बहुत ही इक्के दुक्के अमाउंट से क्या करा, इन्होंने अपना प्रोडक्ट, भले ही नुकसान हो रहा हो लेकिन प्रोडक्ट को लॉन्च करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मीन्स नुकसान आगे चल के क्या बन रहा है, उनका ब्रांड। ये याद रखना, हमें एमएनसी के अंदर यही कंडीशंस रिक्वायर्ड होती है। एमएनसी ये चाहती है कि मार्केट क्लोज ना हो, लोगों के पास सस्ती चीजें सस्ते लेवल के साथ आए, लेकिन ये गवर्नमेंट पॉलिसीज भी इसको क्या करेगी, फिर फेवर करेगी। जब गवर्नमेंट पॉलिसीज इसको फेवर करने लगेगी तो क्या होगा, एमएनसी क्या करेगी, वो फैक्ट्री, वो ऑफिस या वो प्रोडक्ट, मीन्स ये मेडिसिनल हो या नॉन मेडिसिनल हो, या हम बोल सकते हैं कि फूड मार्केटिंग हो, ये सारे प्रोडक्शन को क्या करेगी, गवर्नमेंट सपोर्ट करके इसे क्या करेगी, बढ़ावा देगी। जैसे जैसे बढ़ावा देगी वैसे वैसे मार्केट में ज़्यादा पॉपुलर होने लगेगा। तो हमें ये ग्लोबलाइजेशन के अंदर पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल भी बात करते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट एक वो प्रोसेस है जिसमें मनी इन्वेस्ट करता है पर्सन, लेकिन उसके प्रॉफिट उसे बहुत ज़्यादा मिलते हैं। मीन्स जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा उतने ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि अगर मनी स्पेंड कर रहा है बाय द एसेट्स सच एज द लैंड, बिल्डिंग, मशीन एंड अदर इक्विपमेंट्स, मीन्स अगर वो पैसे क्या कर रहा है, अमाउंट क्या कर रहा है, क्या इन्वेस्ट कर रहा है कि लैंड पे कर रहा है, बिल्डिंग पे कर रहा है, मशीन पे कर रहा है और इक्विपमेंट्स पे कर रहा है, लाइक मार्केटिंग में कर रहा है, तो उसे आगे चल के उसका प्रॉफिट क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। मीन ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा प्रॉफिट, लो इन्वेस्टमेंट लो प्रॉफिट। इसमें क्या होगा, इससे क्या होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट मोड जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। मतलब फॉरेन भी क्या करने लगेगा कि नहीं नहीं भैया काफ़ी रिजनेबल पड़ता है ये इंडिया में या अदर कंट्री में, क्यों ना हम इन्हीं से परचेस करें। क्या मतलब है, हम अपना पूरा सेटअप बनाएंगे, फिर हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खड़ा करेंगे, उसके लिए बिल्डिंग लेंगे, बिल्डिंग के लिए जगह लेंगे, इतना लंबा टीम झाम कौन फैलाएगा। इससे अच्छा हम ये है कि दूसरी कंट्री से उसी अमाउंट में परचेस कर ले। जैसे जैसे हमारे पास डिमांड बढ़ने लगेगा उसके बाद हम मैन्युफैक्चर के बारे में सोचेंगे। तो ये कंट्री टू कंट्री क्या होने लगता है, फिर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। नाउ वी टॉक अबाउट द इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन ऑफ अक्रॉस कंट्रीज। तो इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक द समटाइम्स एमएनसी सेट अप द प्रोडक्शन जॉइंटली विद द सम ऑफ द लोकल कंपनीज ऑफ अ कंट्री। एमएनसी क्या करती है, जो लोकल कंपनीज मीन्स बहुत कम अमाउंट में बेच रही है, ये क्या करेगी, मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करेगी, इन कंपनीज के साथ क्या कर लेगी, लोकल कंपनीज के साथ उस कंट्री के अंदर, लाइक मान लो भारत के अंदर बहुत सारी कंपनीज जो है वो ब्रांडेड है, लेकिन एमएनसी क्या करती है, मल्टीनेशनल कंपनी क्या करती है, उन छोटी कंपनियों के साथ टाई अप कर लेगी। जब वो छोटी कंपनी उस बड़ी कंपनी मतलब मल्टीनेशनल कंपनी के लिए एडवर्टाइजमेंट वर्किंग करना स्टार्ट करेगी, तो ऑटोमेटिक मल्टीनेशनल कंपनी में क्या होने लगेगा, ग्रोथ होने लगेगा। ग्रोथ होने लगेगा तो क्या होने लगेगा, बेनिफिट होने लगेगा। इसका क्या होगा, जॉइंट प्रोडक्शन मीन्स लोकल कंपनीज को भी क्या मिल रहा है, इसका बेनिफिट मिल रहा है और अच्छे लेवल पे बेनिफिट मिल रहा है। तो एमएनसी क्या प्रोवाइड करती है, मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट। फिर क्या करेगी, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे फंड कलेक्ट होने लगेगा। फंड कलेक्ट होने लगेगा तो कंपनीज क्या करने लगेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ा देगी, बाइंग अ न्यू मशीन फॉर द फास्टर प्रोडक्शन। और उन लोकल कंपनीज के लिए क्या करने लगेगी, कुछ नई मशीन और कुछ नए प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगी, जिससे बहुत ज़्यादा उसमें फास्टिंग प्रोडक्शन बढ़ जाए या फास्टर हो जाए उनकी प्रोडक्शन। इससे क्या होगा, एमएनसी माइट ब्रिंग विथ देम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन। और इससे क्या होगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे भी ये काफ़ी अच्छा काम करेंगे। सो वी टॉक अबाउट द मोस्ट कॉमन रूट फॉर द एमएनसी। क्या है मोस्ट कॉमन रूट एमएनसी के, इज टू बाय अप लोकल कंपनीज एंड एक्सपांड द प्रोडक्शन
मीन्स यहाँ पर क्या होता है कि लोकल कंपनीज से क्या कर रहे हैं, ये लोग इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, लोकल कंपनीज को क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, उनसे इन्वेस्टमेंट भी करा रहे हैं, और साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, उनमें प्रोडक्शन एक्सपांड कर रहे हैं। एक्सपांड करेंगे प्रोडक्शन तो क्या होगा, वेल्दी एमएनसी कैन डू दिस इजीली। तो क्या होगा, इसमें वेल्थ जो है मीन्स अमाउंट जो है काफी अच्छी तरीके से एमएनसी क्या करेगी, इसे आगे फॉरवर्ड करेगी। नाउ फॉर एग्जाम्पल परक फूड्स, है ना, परक फूड्स क्या है, एक स्मॉल कंपनीज थी। दिस इज द बोर्ड ओवर बाय अ लार्ज अमेरिकन कंपनीज कारगिल फूड्स। इसमें क्या किया गया कि इसमें लार्ज अमेरिकन कंपनी क्या करने लग गए, इसमें वर्क करने लग गए। परक फूड built large marketing network in India and owned 4 oil refineries whose control has now shifted to Kargil. परक कंपनीज ने अपने खुद का काफी अच्छा मींस इन छोटी छोटी कंपनियों के सहारे क्या किया, इन्होंने एक बड़े लेवल पे मार्केटिंग नेटवर्क बढ़ा लिया सिर्फ भारत के अंदर, और अपनी खुद की 4 रिफाइनरीज कंपनीज खोली, whose control has now shifted to कारगिल, और इसका कंट्रोल ऑफिस कारगिल में शिफ्ट कर दिया गया है। कारगिल इज नाउ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ द एडिबल ऑयल इन इंडिया। अब कारगिल में क्यों शिफ्ट कर दिया है, क्यों, क्योंकि कारगिल में सबसे ज्यादा ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल वहां से हमें एक्सट्रैक्ट हम कर सकते हैं, और हमें 5 मिलियन पाउचेस डेली, डेली 5 मिलियन पाउचेस, एक एक लीटर के 5 मिलियन पाउचेस डेली ये इंडिया में भेजते हैं। तो इसमें कारगिल का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और सेकेंडरी चीज हमें ये भी याद रखना है, एक शुगर फैक्ट्रीज जो रहती है, वो शुगर जहाँ पर प्रोडक्शन होता है मीन शुगर जहाँ ग्रो होता है वहीं ओपन होती है, जिससे क्या उसकी स्वीटनेस बनी रहे। साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि ऑयल रिफाइनरीज मीन्स ऑयल जहाँ से ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या ऑयल के लिए ग्रेनरीज जितनी ज्यादा मिल सकती है, तो उसी एरिया में क्या होता है, उनका हेड ऑफिस भी या उनकी कंपनीज भी वहीं सेटअप होती है, जिससे लॉसेस और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कंपनियों का बचता है, क्योंकि ये काफी बड़े लेवल पे करते हैं। अब देख लीजिए 5 मिलियन रेगुलर पर डे तेल के पाउचेस कहाँ आते हैं, ऑयल पाउचेस कहाँ आते हैं, इंडिया आते हैं, कहाँ से, कारगिल से। नाउ द थर्ड वन इज द अनदर वे इन विच द एमएनसी कंट्रोल प्रोडक्शन। अनदर वे क्या है एमएनसी की प्रोडक्शन को कंट्रोल करने की, लार्ज एमएनसीज प्लेस देयर ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर एंड द सेल देम अंडर देयर ब्रांड नेम। लार्ज कंपनीज को क्या कहते हैं, ये लोग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को क्या कहते हैं, अपने अंडर ले लेते हैं और एक बड़ा नाम दे देते हैं। These MNCs have tremendous power to determine price, quality, delivery, and labor condition for these distinct producers. Means ये क्या कहते हैं, एक बड़े लेवल पे प्राइस की, क्वालिटी की, डिलीवरी की और लेबर कंडीशन के बारे में बहुत ही ज्यादा ट्रेमेंडस पावर्स रहती हैं। ये अलग अलग जगह पे या जहाँ पे प्रोड्यूस लेवल है वहां से भी बढ़ा देते हैं। एक हम ये चार्ट फॉलो करेंगे, इंपॉर्टेंट है। दिस इज वे थ्रू विच एमएनसीज एक्सपांड देयर प्रोडक्शन। हमें किस एमएनसी के अंदर जाना चाहिए जिससे प्रोडक्शन एक्सपांड हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टनरशिप विथ लोकल कंपनी, हमें सबसे पहले पार्टनरशिप करनी चाहिए लोकल कंपनी से। फिर टेक ओवर स्मॉल कंपनीज, फिर वहां से हमें छोटी छोटी कंपनीज को कलेक्ट करना चाहिए। गिविंग कॉन्ट्रैक्ट्स टू लोकल प्रोड्यूसर, और हमें जो लोकल प्रोड्यूसर है उनसे खुद जाके कॉन्टेक्ट करना चाहिए और उनके कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए, किसी और के भरोसे काम नहीं छोड़ना चाहिए। नाउ दिस इज द कंक्लूजन। अब एमएनसी क्या कहती है, मल्टीनेशनल कंपनीज क्या कहती है अपने कंक्लूजन में, ये कहती है कि एक्सर्टिंग अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन प्रोडक्शन एट दिस डिस्टिंक्ट लोकेशन। एमएनसी ये कहती है कि एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग वैल्यूज होनी चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए। मीन्स अलग अलग जगह पे अलग अलग काम, अलग अलग प्रोडक्शन में हेल्प करनी चाहिए। मीन्स मान लीजिए अगर मैं ले लेती हूँ एक एग्जांपल मेडिसिन का, मेडिसिन के लिए एक लोकल कंपनी से हम पहले टाई अप करें, फिर एक बड़ी कंपनीज में जाए, जिससे क्या होगा उनके लोकेशंस भी हमें मिल जाएंगे और उनके साथ ही साथ जितने प्रोडक्शन एक्सपांड एरिया में है तो हमें एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस मिल जाएगा। इसका रिजल्ट क्या रहेगा, इसका रिजल्ट और परिणाम ये रहेगा कि ये वाइडली डिस्पर्स्ड लोकेशन जो है ये क्या हो जाएगी, हमारी कंपनी से इंटरलिंकिंग हो जाएगी, हमारी कंपनी से लिंक होने लगेगी। फॉर एग्जांपल फोर्ड, फोर्ड एक बहुत बड़ी कंपनी है और ये क्या करती है, फोर्ड कार कंपनीज है। फोर्ड फोर्ड मोटर्स एन अमेरिकन कंपनी, फोर्ड मोटर्स क्या है, एक अमेरिकन कंपनी, इज वन ऑफ द वर्ल्डेस्ट लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर विद प्रोडक्शन स्प्रेड ओवर 26 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। फोर्ड क्या करती है, फोर्ड एक वर्ल्ड में लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर मीन्स ये पार्ट्स बनाती है और ये 26 कंट्रीज को अपने साथ इसने टाई अप कर रखा है वर्ल्ड वाइड। अराउंड 1995 की बात है, ये भारत आई और इसने स्पेंड किया सिर्फ 1700 सीआर, इसने 1700 सीआर या 1700 करोड़ इसने इन्वेस्ट किया
कहाँ लार्जेस्ट प्लांट डाला, कहाँ पर, चेन्नई में, भारत में। डन इन कोलेब्रेशन विद द महिंद्रा एंड महिंद्रा। फिर इन्होंने किसके साथ वर्कआउट किया, महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ। ये एक मेजर इंडियन मैन्युफैक्चरर जीप और ट्रक कंट्री का काम कर रही थी उस टाइम पे। इसके साथ इसने क्या करा, फोर्ड ने क्या किया, टाई अप कर लिया महिंद्रा एंड महिंद्रा से, और जितनी भी जीप और ट्रक के पार्ट्स थे ये खुद डायरेक्ट इंडियन मैन्युफैक्चर कंट्री बन गई। कौन, फोर्ड। कहाँ, किससे, महिंद्रा एंड महिंद्रा से। अब क्या हुआ, बाय 2017 फोर्ड मोटर्स वाज सेलिंग, 2017 में इन्होंने पहला, इनका हमने जब रेशो निकाला, जब देखा कि इंडिया के अंदर 88,000 कार इन्होंने सेल आउट की इंडिया के अंदर, और 1,81,000 कार को कहाँ किया, इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट किया, मीन्स अमेरिका। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ये याद रखना है। 2017 का रेशो भी डालना है आपको आंसर राइटिंग में। द कंपनी वांट्स टू डेवलप फोर्ड इंडिया। कंपनी अपने आप को डेवलप करना चाह रही थी अमेरिका के साथ साथ इंडिया में। ये कंपोनेंट कर रहा था क्या, कि सप्लाइंग अ बेस फॉर इट्स द अनदर प्लांट और अदर प्लांट अक्रॉस द ग्लोब। और हम अब इसके बाद, इंडिया के बाद, एक ग्लोबलाइजेशन मीन्स एक ग्लोब के लेवल पे हम एक अलग से मैन्युफैक्चर प्लांट डालेंगे। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि हमें ऐसे 3 कंडीशन बताना चाहिए जिसमें मल्टीनेशनल कंपनीज या एमएनसी किस प्रोडक्शन यूनिट पे काम करती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये बनता है कि एमएनसी डिसीजन टू सेट अप द प्रोडक्शन यूनिट, मीन्स मल्टीनेशनल कंपनी खुद डिसीजन ले कि हमें एक प्रोडक्शन कंपनी सेटअप करनी है, उसकी कमोडिटीज हमें क्या क्या रखनी चाहिए। चाहे मल्टीनेशनल कंपनीज किसी भी काम में वर्क कर रही हो, खाने में, कार में, यूटेंसिल्स में, किसी भी चीज में वर्क कर रही हो, लेकिन उनका खुद का सेल्फ डिसीजन होना चाहिए। ये डिटरमाइन करता है कुछ कंडीशन पे। पहली कंडीशन ये रखनी चाहिए कि प्रोक्सिमेट टू द मार्केट, मीन्स मार्केट में सेलिंग प्रोडक्ट इजीली कैसे होगी, रेट कम करके होगी, क्वालिटी बढ़ाकर होगी, रेट बढ़ाकर होगी कि क्वालिटी कम करके होगी। तो रेट बढ़ा के क्वालिटी कम करके ये कोई भी मार्केट के अंदर कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर पाया है आज तक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड ये है कि अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर एट चीप रेट विच हेल्प्स देम इन कटिंग कॉस्ट एंड एड्स इन द प्रोडक्शन वर्ल्ड। हमें कोशिश ये करना है कि हमें अपनी अवेबिलिटी एक स्किल्ड और एक अनस्किल्ड लेबर की रखनी चाहिए, कि कुछ पढ़े लिखे हो, कुछ बिना पढ़े लिखे हो, जिससे क्या होगा, आगे चल के क्या होगा, अगर कोई ऑलरेडी उस मार्केट में उसी चीज में अगर वर्क कर रहा है तो हमें उसका सबसे पहले क्या करना है, उसके रेट को कट करना है, उसके रेट से हमारे रेट को चीप करना है, मतलब कम करना है, और हमें उसके रेट को सबसे पहले कट करना, उसकी कॉस्ट को कट करेंगे हम सबसे पहले, और अपने प्रोडक्शन को बढ़ा के और कम कॉस्ट में हम मार्केट में उतार सकते हैं। थर्ड चीज ये याद रखनी है हमें कि प्रेजेंस ऑफ फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज। फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज मीन्स गवर्नमेंट क्या पॉलिसी कर रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है इस साल, तो हमें उसको ध्यान में रखते हुए अपने मार्केट को उस तरीके से, उस इंटरेस्ट पे, मार्केट गवर्नमेंट की पॉलिसीज के इंटरेस्ट पे हमें अपने मार्केट को ऑटोमेटिक बढ़ा देना चाहिए। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर्स। स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर्स क्या होगा, स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर्स ये होगा कि जब भी आप प्रोडक्शन करें तो हमेशा कोशिश करें कि दूसरों की मदद लेते रहें, जिससे आपका काम ग्रो होने लगे और आप स्टेज मतलब आप बैठकर उस चीज पर बहुत अच्छे से आगे काम कर सकें। नाउ द नेक्स्ट वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द फॉरेन ट्रेड और इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक हम इंडिया और फॉरेन की बात करते हैं, अब सिर्फ हम फॉरेन ट्रेड की बात करेंगे। फॉरेन में क्या चलता है, फॉरेन में सिंपल सी बात है भैया कि एक्सचेंज ऑफ कैपिटल मीन्स एक्सचेंज ऑफ कैपिटल, गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर और द टेररिस्ट। अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हम इंडिया से दूसरे कंट्री में आ रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरी कंट्री से मीन्स फॉरेन कंट्री से अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं। अभी तक हम नेशनल कंपनीज की या मल्टीनेशनल कंपनीज की बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल बॉर्डर की। अब क्या हो रहा है यहाँ पर सिंपल सी बात है कि कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज हो रही है आपकी, तो वो इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है। बेसिक फंक्शन क्या होंगे फॉरेन ट्रेड के, बेसिक फंक्शन ये होंगे, ये क्या करेगा, वास्ट मार्केट टू द प्रोड्यूसर, मतलब प्रोड्यूसर की क्वांटिटी क्वालिटी बढ़ा देगा। इससे क्या होगा, फॉर बायर्स मतलब जो खरीददार है वो क्या करेंगे, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स
produced in another country is one way of expanding the choice of the goods. मीन्स एक वे से ये क्या करेंगे, आगे चल के क्या करेंगे, अपनी कंपनीज को क्या कर देंगे, एक्सपांड कर देंगे. इसका कंक्लूजन क्या रहेगा, इसका कंक्लूजन ये रहेगा, विद द ओपनिंग ऑफ द ट्रेड, जब भी आपका काम शुरू होगा तो गुड्स जो है वो ट्रेवल करेगा कहाँ से, एक मार्केट से दूसरे मार्केट के अंदर. इसमें क्या होगा, लोगों की जो चॉइस रहेगी, गुड्स की जो चॉइस रहेगी वो मार्केट में क्या होने लगेगी, ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगी. मीन्स आपका प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, मीन्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री में क्रॉस कर रहा है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के साथ साथ आप यूनियन टेरिटरी को भी क्रॉस कर रहे हैं, आप इंटरनेशनल बॉर्डर को भी क्रॉस कर रहे हैं. तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि आपकी जो गुड्स, आपकी सर्विस जो है उसमें क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है, मार्केट क्या हो रहा है, आपका बढ़ रहा है. इससे क्या होगा, जो आपके प्राइजेस है, गुड्स की जो प्राइजेस है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी. मीन्स आप 1 रुपए की कोई चीज अगर आप 2 रुपए में निकालो तो आपको सीधे सीधे 1 रुपए का प्रॉफिट होगा, और ट्रेवल्स वगैरह अदर चीजें आपकी कट पीट के आपको 1 रुपए एक चीज पर आराम से बचता है. इंक्रीज द कॉम्पिटिशन बिटवीन द प्रोड्यूसर ऑफ 2 डिफरेंट कंट्रीज. हमें कोशिश करना है कि हम कैसे दूसरी कंट्रीज के साथ कंपटीशन बढ़ा दे. कंपटीशन बढ़ा देंगे तो हमारे जो प्रोड्यूसर है वो ज्यादा काम करेंगे. मीन्स उनके पास क्या होगा, ज्यादा ऑर्डर आएंगे. अगर ज्यादा ऑर्डर आएगा तो ज्यादा काम कर सकते हैं, ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा सेलिंग होगी, ज्यादा सेलिंग होगी तो ज्यादा प्रॉफिट होगा. जैसे कि हम बात करते हैं कुछ एक इम्पोर्टेंट, लाइक चाइनीज मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट. अगर हम चाइनीज मैन्युफैक्चर की बात करें, जैसे कि टॉय हो गया, है ना, बच्चों के खेल खिलौने हो गए, बच्चों के हम बोल सकते हैं कि लाइक ड्रम्स हो गए, बजाने के इंस्ट्रूमेंट हो गए, ये सब क्या होता है, ये क्या कर रहा है, चाइना ने चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू इंडिया में क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा हाई प्राइस में क्या करा, सेल आउट कर दिए, सोल्ड आउट कर दिए. दे स्टार्ट एक्सपोर्टिंग प्लास्टिक टॉय टू इंडिया, और इन्होंने क्या करा, प्लास्टिक टॉय बना के ज्यादा इंडिया को क्या कर दिया, सेल आउट करा. इससे क्या हुआ, इंडिया में बायर्स मीन्स खरीदार क्या हो गए, बढ़ गए. अब सीधे सीधे एक ही ऑप्शन बचा कि भैया हमारे पास चाइना से चाइनीज टॉयज वगैरह, चाइनीज खेल खिलौने आएंगे बच्चों के कम रेट में, और हम उन्हें लेटेस्ट डिजाइन करके क्या करेंगे, इंडिया के मार्केट में उतार देंगे. इससे क्या हुआ, 70 से 80% जितने भी खेल खिलौने थे बच्चों के वो कहाँ से आने लगे, चाइनीज टॉय के नाम से चाइना से आने लगे. इससे क्या दिक्कत हुई, इससे ये हुआ कि फॉरेन ट्रेड ने सीधे सीधे क्या कर लिया, फॉरेन ट्रेड डायरेक्टली कनेक्ट क्या हो गया, छोटी छोटी कंपनीज से, भारत की छोटी छोटी कंपनीज से धीरे धीरे छोटे दूसरे कंट्री को भी इन्होंने क्या कर लिया, अपने साथ नेटवर्किंग में स्टार्ट कर लिया. सो अब हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन. अब इसका ग्लोबल पे मतलब पूरे अर्थ पे, पूरे विश्व में क्या इफेक्ट पड़ा. सबसे पहले, ग्लोबलाइजेशन इज दिस प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और द इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज. मीन्स ये क्या कर रहा है, रैपिडली ग्रोथ कर रहा है, मतलब दूसरी कंट्रीज को क्या कर रहा है, अपने साथ ज्वाइन कर रहा है, और उस तरीके से ग्रोथ कर रहा है कि कोई सोच भी नहीं सकता कितना ज्यादा 1 मिनट में ये लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं. अगर एमएनसी की बात करें, मल्टीनेशनल कंपनीज क्या कर रही, इसमें सबसे ज्यादा रोल कर रही. क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या करा है, हर कंट्री की लोकल कंपनीज को क्या कर रखा है, अपने पास कैप्चर कर रखा है. मोर एंड मोर गुड्स, ज्यादा से ज्यादा गुड्स और सर्विसेज देने लगे, और इन्वेस्टमेंट क्या करा इन्होंने, अपनी टेक्नोलॉजी यूज करके, अपनी कंट्री के कॉन्टेक्ट्स यूज करके इन्होंने क्या करा है कि अपने लार्ज पार्ट, अपने फॉरेन ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए क्या कर दिया, अब छोटी छोटी कंपनी ने अपने मल्टीनेशनल कंपनी को क्या कर लिया, पकड़ लिया. इसका रिजल्ट ये निकला कि ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ द प्रोडक्शन एंड मार्केट अक्रॉस द कंट्री. इन्होंने क्या किया कि बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन स्टार्ट किया, और दूसरी कंट्री को भी इन्होंने सेल आउट करना स्टार्ट कर दिया. देयर इज अनदर वे इन विच कंट्रीज कैन बी कनेक्टेड. ये अगर हम दूसरे वे में बोले कि ये क्या कर रहे हैं, दूसरी कंट्रीज को क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं. दिस इज थ्रू द मूवमेंट ऑफ द पीपल. ये क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे जो लोगों में अगर ये है कि हम बोल सकते हैं कि ये चीप लेवल पे काम करे, तो लोगों को लेबर रेट बढ़ा दिए, उनसे काम ज्यादा करा रहे हैं. तो इससे सीधे सीधे डायरेक्टली इम्पैक्ट किस पे आ रहा है, हमारे गुड्स एंड सर्विसेज पे आ रहा है. जितना ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन में बढ़ेगा उतना ज्यादा हम सेल आउट कर पाएंगे. सीधे सीधे अगर हम लेबर का रेट बढ़ा दें, या लेबर का हम बोल सकते हैं कि इनकम बढ़ा दें, सैलरी बढ़ा दें, तो ऑटोमेटिक हमारे गुड्स एंड सर्विसेज भी बढ़ जाएंगे. However, due to various restrictions, there has not been much increases in the movement of the people between the countries. अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन आता है तो वो एमएनसी देख लेती है. अगर लोग बढ़ते, कंट्री लेवल पे लोग बढ़ते हैं,
तो ये बहुत सारे वेरिएशन कॉज करेंगे, जो वेरिएशन हम कंट्रोल कर सकते हैं। फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, कौन कौन से फैक्टर का ध्यान रखना है हमें? पहला, दो मेजर फैक्टर है, दो मेजर फैक्टर से कोई चीज प्रॉब्लम में नहीं आ रही। पहली चीज है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बहुत जबरदस्त होनी चाहिए आपके पास। सेकेंडरी चीज है लिबरेशन ऑफ द फॉरेन ट्रेड, आप में लोगों को समझने की क्षमता, मीन्स फॉरेन ट्रेड को समझने की क्षमता, और आपकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, मीन्स आपकी स्किल पे डेवलप होना चाहिए, आपके मेंटलिटी पे डेवलप होना चाहिए, विच वन इज द राइट और विच वन इज द इन रॉन्ग और इनकरेक्ट। तो हमें राइट और रॉन्ग वे को भी बहुत ज्यादा सोच के आगे काम करना चाहिए। नाउ वी टॉक अबाउट द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी वो है, ये रैपिड इंप्रूवमेंट करती है। टेक्नोलॉजी रैपिडली इंप्रूवमेंट करेगी एक मेजर फैक्टर पे, ये स्टिमुलेटेड करती है किसको? ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को। मीन सिंपल सी बात है, अगर हम टेक्नोलॉजी हमारे भारत के अंदर बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक हमारे ग्लोबलाइजेशन में भी इंप्रूवमेंट बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा, बिकॉज टेक्नोलॉजी बेस्ड है। नाउ एक एग्जांपल बताती हूँ मैं। अगर हम लास्ट 50 साल पहले देखें तो बहुत सारे इंप्रूवमेंट हमें ट्रांसपोर्टेशन और टेक्नोलॉजी को देखते हुए मिले हैं। ये क्या कर रहे हैं, इसमें सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस। मीन बहुत ज्यादा फास्ट डिलीवरी हो रही है, बहुत कम समय में और बहुत कम कॉस्ट में, लो कॉस्ट में डिलीवरी हमें मिल रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? सिंपल सी बात है, अगर कंपनीज जो है एक हायर अमाउंट में कोई भी प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करती है और हायर अमाउंट में एक्सपोर्ट करती है, तो सिंपल सी बात है वो एक बल्क में जा रहा है एक्सपोर्ट होने, मीन्स कंट्री को क्रॉस कर रहा है तो एक ही बल्क में कर रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि दो तीन जगह उसे स्टॉपेज मिल रहा है, स्टॉपेज नहीं मिल रहा है, वो कंटिन्यू चल रहा है। और कंटिन्यू क्या हो रहा है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में क्या हो रहा है, डिलीवर हो रही है वही चीज, और आपका कॉस्ट भी बच रहा है, आपका एक कॉस्ट फिक्स है, उस कॉस्ट पे हो रहा है, और डिलीवरी वगैरह ये चार्जेस आपके अलग उसमें इंक्लूड हो रहे हैं। मीन्स आपने अगर 1 रुपए एक चीज पे कमाया है तो सिंपल सी बात है, आप 5 मिलियन पॉकेट तो पर डे का आपका 5 मिलियन सेव हो गया। ये आपको याद रखना है। इसमें रिमार्केबल डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। रिमार्केबल क्या है, इसमें हमें डेवलपमेंट देखना कि हम कैसे अपने इंफॉर्मेशन दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। दूसरी चीज आपकी कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कैसी है आपकी, ये इस पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। दिस इज द एसेसिबल इवन इन रिमोट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या कर रहा है, रिमोट एरियाज मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली चीजों को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या कहती है, आईटी सेक्टर क्या कहता है, आईटी इन शॉर्ट हम बोले इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को, हैज प्लेड अ मेजर रोल इन स्प्रेडिंग द आउट प्रोडक्शन ऑफ सर्विस अक्रॉस द कंट्रीज। मीन्स आपका प्रोडक्ट किस तरीके से आउट हो रहा है एक कंट्री से दूसरी कंट्री के लेवल पे, ये आगे चल के क्या करेगा, ये आगे चल के आपकी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन को क्या करेगा, बढ़ाएगा, जिससे आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, यूजिंग आईटी इन ग्लोबलाइजेशन। आईटी ग्लोबलाइजेशन में क्या है, दिस इज अ मैगजीन फॉर द लंदन रीडर्स डिजाइन्ड एंड द पब्लिश्ड इन दिल्ली। ये आईटी ग्लोबलाइजेशन, ये मैगजीन में अभी हाल ही में लंदन रीडर्स में छपा था कि ये डिजाइन और पब्लिश्ड क्या है, दिल्ली में डिजाइन और पब्लिश करके इन्होंने दिल्ली में निकाला। दिस इज द टेक्स्ट ऑफ द मैगजीन सेंड थ्रू द इंटरनेट टू द दिल्ली ऑफिस। ये एक टैक्स बुक है, ये इंटरनेट के थ्रू दिल्ली ऑफिस में जाके जमा होती है। दिस इज द डिजाइनर गेट ऑर्डर ऑन हाउ टू डिजाइन द मैगजीन फ्रॉम द ऑफिस इन लंदन यूजिंग द टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी। जो डिजाइनर्स रहते हैं उस डिजाइन को बनाते हैं, ये मैगजीन पे छपती है, और ये लंदन ऑफिस से कहाँ जाके, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी से जाके कहाँ, दिल्ली ऑफिस में जाके सेटअप हो जाती है। जैसे कि हम बोलते हैं कि ट्रेडमार्क में भी यही होता है, ट्रेडमार्क डायरेक्टली दिल्ली से आगे आगे जाके आपका वहां पे कम्युनिकेट करता है, और वहां से ट्रेडिंग आपको एक टीएम या हम बोल सकते हैं ट्रेड मार्किंग आपको मिल जाती है। दिस इज द डिजाइनिंग डन फ्रॉम द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर से कंप्लीट होता है। ये आफ्टर द प्रिंटिंग के बाद ये मैगजीन के अंदर छपता है। ये लंदन बाय एयर फ्लाइट, बाय द एरोप्लेन ये लंदन जाता है और उस मैगजीन में जाके वहां पे उनके रिकॉर्ड्स में आके रहता है। पेमेंट फॉर द होल प्रोसेस इज डन थ्रू द ई बैंकिंग, और इसका पेमेंट हम ई बैंकिंग के थ्रू करते हैं। नाउ द लिबरेशन ऑफ द फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या है, क्या क्या लिबरेशन है। दिस इज द ट्रेड बैरियर गवर्नमेंट इंड्यूस द रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, फॉर एग्जांपल टैक्स एंड इम्पोर्ट्स। ये एक ट्रेड बैरियर है, ये गवर्नमेंट इंड्यूस करती है, अपने रिस्ट्रिक्शंस
अपने इंटरनेशनल ट्रेड को क्या करती है, किस तरीके से इम्पोर्ट पर टैक्स लगाती है, मीन्स हमारे यहाँ आ रहा है तो किस तरीके से हम टैक्स लगा के उसे कंपनसेट कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड अ बैरियर बिकॉज सम रिस्ट्रिक्शन हैज बीन सेटअप। ये हम इसे बैरियर बोल सकते हैं या हम इसे दूसरी भाषा में हम बोल सकते हैं इंटरप्शन बोल सकते हैं कि किस तरीके से ये रिस्ट्रिक्टेड है। गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड बैरियर टू रेगुलेट फॉरेन trade and to decide what kind of the goods and the how much of each should come into the country। गवर्नमेंट इस ट्रेड बैरियर को किस तरीके से यूज करती है, ये रेगुलेट करती है कि हमारे पास, ये उन चीजों को रेगुलेट करती है कि हमारे पास कौन से फॉरेन ट्रेड आए हैं, और डिसाइड करती है कि किस तरीके के गुड्स जो है हम अपने कंट्री को दे रहे हैं, हमें अपनी कंट्री को देना चाहिए। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक द आफ्टर द इंडिपेंडेंस। हम इंडिपेंडेंस की बात करें कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करा, कुछ बैरियर सेटअप करे, कुछ फॉरेन ट्रेड सेटअप करे और कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी सेटअप करे। तीनों याद रखना है, कौन बैरियर किस किस पे हुए थे, फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे। मीन्स फॉरेन क्या ट्रेड कर रही है, फॉरेन का इन्वेस्टमेंट क्या है। सेकेंडली चीज देखेंगे हम, इसने क्या कंसीडर किया, कंसीडर करना बहुत ज्यादा जरूरी था कि प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन। अपने लेबर को, जो अपने यहाँ काम कर रहे हैं, उन्हें क्या कर रहा है कि अपनी कंट्री में ही रहने दे, दूसरी कंट्री में ना भेजे। दूसरी कंट्री में भेजेंगे तो क्या होगा, दूसरी कंट्री में भेजेंगे तो हमारा फॉरेन कंपटीशन, हमारी कंट्री का दूसरी फॉरेन कंट्री से क्या हो जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा। तीसरी चीज हम याद रखें, इंडस्ट्रीज वेयर जस्ट कमिंग अप इन द 1950s एंड 1960s। competition from imports at that stage would not have allowed these industries to come out। मीन्स इंडस्ट्रीज ने ये देखा कि हम 1950 से 1960 में आ रहे थे, तब कंपटीशन जो था, इम्पोर्ट का कंपटीशन जो था वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, और हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रीज थी वो कम अप, मतलब इंडस्ट्रीज आ रही थी लेकिन हमारे यहाँ का प्रोडक्शन कुछ नहीं बढ़ रहा था, सिर्फ इम्पोर्ट बढ़ रहा था। फोर्थ वन हम बात करें, दस इंडिया अलाउड द इम्पोर्ट ऑफ ओनली असेंशियल आइटम सच एज मशीनरी, पेट्रोलियम एंड फर्टिलाइजर। फिर इंडिया ने देखा कि सभी चीजें इम्पोर्ट हो रही है 1950 से 1960s में, फिर इन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। मीन्स हमारे यहाँ पे कुछ ही आइटम इम्पोर्ट हो पाएंगे और दूसरे आइटम हम खुद बनाएंगे। लाइक हमारा प्रोडक्शन जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा हमारी कंट्री को बेनिफिट रहेगा। लाइक मशीन्स, पेट्रोलियम और फर्टिलाइजर हम बाहर से लेंगे, लेकिन बाकी चीजें हम खुद बढ़ाएंगे। नाउ फॉर रीचिंग चेंजेस इन द ट्रेड पॉलिसी इंडिया अराउंड 1991, तो किस तरीके के एक्सचेंज किए गए 1991 में। So guys, for exchange, for reaching चेंजेस इन ट्रेड पॉलिसी इंडिया अराउंड 1991 से हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आई होप गाइज आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, तो आप पार्ट 2 को फॉलो करें। इसके बाद फिर मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड विद आवर ट्यूटर्स। हम ग्लोबलाइजेशन नेक्स्ट टॉपिक में आगे हम कंपेयर करके उसे, और फिर हम बहुत अच्छे से उसमें भी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो पे बने रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड विद आवर ट्यूटर्स। योर सपोर्ट इज